व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति नियुक्त किए जा चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पुतिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं जिन्होंने रूस को अपने कार्यकाल में ज्यादा सशक्त, ज्यादा अमीर और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया है, तो हो सकता है आप भी कई लोगों की तरह रूस के प्रोपोगेंडा का शिकार हैं। धीरे धीरे ये प्रोपोगेंडा भी रूस की जनता के सामने आने लगा है और वो सड़कों पर उतर रही है। पर इस सब के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पुतिन को कभी भी सत्ता से कोई उखाड़ पाएगा। पर पुतिन में ऐसा क्या है कि कैसे पुतिन ने पूरे देश को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। पुतिन के राष्ट्रपति जीवन को दो हिस्सों में देखना जरूरी है। पहला वो वक्त जब पहली बार पुतिन राष्ट्रपति बने और दूसरा अब। पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के साथ 16 साल तक एक जासूस के तौर पर रहे। फिर जैसे कोल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन टूटा तो पुतिन को वापस बुला लिया गया और पुतिन ने उसके बाद कई पदों पर काम किया। वो एक वक्त पर केजीबी के ही नए रूप एफएसबी के डायरेक्टर और सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। लेकिन 1999 में उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और अगले साल राष्ट्रपति। इस वक्त रूस का राष्ट्रपति होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। 10 साल पहले ही सोवियत यूनियन टूटा था और रूस की इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस पड़ी थी। ये वो वक्त था जब सड़कों पर बेरोजगारी और भूख से जूझते हुए लोग दंगे करने पर उतर आते थे। इस वक्त पुतिन ने देश को इस संकट से उभारने में एक बड़ा रोल निभाया, जिसकी वजह से 4 साल बाद उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका की तरह रूस में भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद किसी को नहीं दिया जाता और 2008 में वो वक्त आया जब पुतिन को राष्ट्रपति के पद से हटना ही पड़ा। सवाल ये था क्यों? अगर आज पुतिन मनमानी करते हुए 2036 तक खुद को राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं तो तब क्यों नहीं? 2008 अभी वो साल था जहां पुतिन दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं और लोगों की स्वतंत्रता और रूल्स के मुताबिक चलना ही सही रास्ता है। संक्षेप में कहें तो वो बाकी यूरोपियन लीडर्स की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे, जो रूस के बाकी दुनिया से संबंध बनाने के लिए उस वक्त जरूरी भी था। राष्ट्रपति के पद से हटकर उन्हें फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया और राष्ट्रपति की कुर्सी पर अब उन्हीं की पार्टी से नियुक्त पूर्व प्रधानमंत्री डिमिट्री मेदवेदेव बैठा था। पुतिन के कार्यकाल में इकोनॉमी की हालत काफी अच्छी थी, रूस तरक्की भी कर रहा था। पुतिन ने सोवियत संघ द्वारा बैन किए गए धार्मिक लीडर्स को भी रिझाना शुरू कर दिया और जनता में पुतिन के इमेज एक धार्मिक आदमी की हो गई। इसके अलावा पुतिन ने रूस के ऐतिहासिक तौर पर रक्षा करने वाले सिपाही ग्रुप कोसैक्स को भी फलने फूलने की आजादी दी, जिसे सोवियत की कम्युनिस्ट सरकार ने बैन कर रखा था और मिटाने की कोशिश भी की थी। ये ग्रुप बाद में अलग अलग तरीकों से काम आया। पुतिन के मुताबिक वो ये सभी काम रूस को उसकी महान संस्कृति वापस दिलाने के लिए कर रहे थे, जिसे कम्युनिस्टों ने बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा पुतिन ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाना शुरू कर दिया। मीडिया भी पुतिन के तारीफ में उस वक्त कसीदे गाती फिरती थी। एना पोलिटिकोवस्काया जैसे जर्नलिस्ट थे जो पुतिन के खिलाफ बोल रहे थे, पर उनकी 2006 में हत्या करवा दी गई। नए नियुक्त राष्ट्रपति ने संविधान में कुछ बदलाव करते हुए अगली बार से रूसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का कर दिया। साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी किए कि पुतिन वापस सत्ता में आ सके। पुतिन 2012 में दोबारा 60% वोट के साथ राष्ट्रपति के पद पर वापस लौटे। उन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे और लोगों ने सड़कों पर उतरकर उनका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मदद से पुतिन ने विरोध दबाने में कामयाबी हासिल कर ली। पुतिन का दूसरा कार्यकाल उतना आसानी से नहीं कट रहा था। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे थे और बाकी चीजों की वजह से सरकार के ऊपर दबाव भी था। रूस को कोई बलि का बकरा चाहिए था, तो उन्होंने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हथिया लिया। उन्होंने अपनी जनता को मीडिया की मदद से ये यकीन दिलाया कि क्यों यूक्रेन से जंग जरूरी है। यूक्रेन अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की तरफ ज्यादा नरम था, जिस वजह से पुतिन को इस हमले को जस्टिफाई करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। रूस ने वहां सरकार का विरोध कर रहे लोगों को हथियार मुहैया करवाए और साथ ही मीडिया में कुछ फेक एक्टर्स की मदद से ये भी दिखाने की कोशिश की कि कैसे यूक्रेन उन पर अत्याचार कर रहा है। रूसी लोग तो प्रोपेगेंडा में फंस गए, लेकिन दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। यूएन ने रूस के कब्जे को गैर कानूनी ठहराया
और रूस पर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से बने ग्रुप G8 से भी रूस को बाहर निकाल दिया गया। आज वो ग्रुप G7 के नाम से जाना जाता है। इन सैंक्शंस से पहले ही धीमी रफ्तार से चल रही रूस की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई और सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आम हो गए। उसी बीच एक पुराने इंटेलिजेंस अफसर ने यह दावा किया कि जर्नलिस्ट एना के कत्ल में रूसी सरकार और पुतिन का हाथ था। कुछ ही वक्त बाद उस अफसर को भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन के एक्सपोज करके मार दिया गया। प्रदर्शनकारियों को लेकर सरकार ने कड़े नियम बनाए और सैकड़ों लोगों को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया। रूसी मीडिया जो पुतिन की जेब में थी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये आंदोलनकारी नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं और जो लोग इनके साथ आ रहे हैं उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इसी बीच समय समय पर पुतिन के ऊपर करप्शन और अरबों की संपत्ति रखने के आरोप भी लगे। पुतिन के करीबी माने जाने वाले डेनिस वोरोनेन्कोव ने जब देश छोड़कर पुतिन और सुरक्षा एजेंसी FSB पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जाम सामने आए तो उनकी भी दिन दहाड़े यूक्रेन में हत्या कर दी गई। रूस में हर एक परेशानी को लेकर उनके मुख्य दुश्मन अमेरिका से लेकर विपक्षी पार्टियों और असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इबोला जैसी बीमारी को भी वहां की मीडिया ने अमेरिका की ही गलती बताया। वहीं दूसरी तरफ अपने इमेज को सुधारने के लिए पुतिन कभी स्कूबा डाइविंग करते हुए फोटो खिंचाने लगे तो कभी सबमरीन से बिल्कुल एक हीरो की तरह बाहर आते हुए। ये सब भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा था, क्योंकि कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत जासूसों को इसी के लिए ट्रेन भी किया जाता था। तो पुतिन तो इसमें मास्टर थे। पुतिन अपना एक IT सेल भी खड़ा कर चुके थे जो न सिर्फ रूस में बल्कि दूसरे देशों में भी अलग अलग तरह से झूठी खबरें फैलाता रहा। आपको याद होगा 2016 का US इलेक्शन हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लड़ा जा रहा था। रूस को हिलेरी से खतरा था, तभी उन्होंने हजारों झूठी खबरें हिलेरी के बारे में फैलानी शुरू कर दी, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मौका देखकर अपनी रैली में कहना शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका अंदर से कितना टूटा हुआ है। उन्होंने इस बात को हवा देनी शुरू की कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के पीछे अमेरिका की ही सीक्रेट सर्विस CIA का हाथ था, वगैरह वगैरह। इस कैंपेन में न सिर्फ अमेरिका में ट्रंप के जीतने की जमीन तैयार हो रही थी, पर पुतिन अपनी जनता को ये दिखाने की कोशिश में लगे थे कि हर डेमोक्रेसी में इलेक्शन में धांधली होती है और अगर उन्होंने ये किया भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही अमेरिका की बर्बादी को देखना रूस में पुतिन को और ज्यादा पॉपुलर बना रहा था और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहा था। न्यूज, सुरक्षा बल, सरकार और सोशल मीडिया सभी पुतिन के कंट्रोल में था और आज भी है। पर इसी सोशल मीडिया ने उन्हें एक बार फिर से झटका दे दिया। रूस से उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनकर निकले एलेक्सी नावालिनी, जिन्होंने अपने YouTube चैनल पर पुतिन के आलीशान महल की वीडियो पोस्ट कर दी। इसके बाद तो उन्होंने कई एक्सपोज किए और पुतिन के साथ काम कर रहे लोगों के आलीशान बंगले, प्राइवेट याच और बड़े बड़े फार्म हाउस के भी वीडियोस और सबूत उन्होंने दुनिया के सामने रखे। उन्होंने मार्च और जून 2017 में लोगों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बुलाया और लोगों का एक बड़ा हुजूम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़ा। मीडिया ने अपना रोल नहीं निभाया और वो पुतिन की चाटुकारिता में व्यस्त रहे। पुलिस ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डंडे बरसाए। जिस कोसैक को फिर से पुतिन ने इज्जत दिलाई थी, उनके लोगों ने जाकर प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और नवाल्नी पर कई तरह के हमले किए गए। नवाल्नी को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उन्हें 3 साल की सजा हो गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्हें जहर देकर मारने की नाकाम कोशिश पुतिन ने की, जिसने फिर से पुतिन का असली चेहरा उनकी जनता को दिखा दिया। इतना सब होने के बावजूद अभी वहां पर जनता आए दिन सड़कों पर रहती है, बिना इस बात की परवाह किए कि पुलिस उन्हें लगातार डिटेन कर रही है, उन्हें पीट रही है और लंबे लंबे वक्त के लिए जेल में डाल दे रही है। नवाल्नी इस पूरी मुहिम के हीरो बनकर सामने आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नवाल्नी संत आदमी है। वो भी दूसरे देशों से रूस में आने वाले लोगों को एक कॉकरोच की तरह देखते हैं और अपने बयान में उन्होंने दोबारा इसकी पुष्टि की है। साथ ही वो रूस के यूक्रेन और बाकी दुनिया में किए जा रहे ऑपरेशन से भी काफी संतुष्ट हैं। इसलिए कहना गलत होगा कि नवाल्नी में लोगों का अगला मंडेला देखना चाहिए। पर हाँ, रूस में हालात तो बदल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके बताइए, और अगर इस तरह की और वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।